प्यारे बच्चों, एक्सक्रीशन चैप्टर के लास्ट लेक्चर में हम समझने वाले हैं रोल ऑफ अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स और थोड़े डिसऑर्डर्स जो एनसीईआरटी में गिवन है। तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो चीफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो होता है किडनी। लेकिन किडनी के अलावा कुछ और भी ऑर्गन्स हैं जो एक्सक्रीशन में रोल प्ले करते हैं। उन ऑर्गन्स में एक है लंग्स, एक है लिवर और एक है स्किन। तो इस वाले टॉपिक में हम ये समझने वाले हैं कि एक्सक्रीशन में लंग्स का, लिवर का और स्किन का क्या रोल है। सबसे पहले समझते हैं लंग्स का क्या रोल। तो लंग्स के जरिए दो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट बाहर आता है, एक है CO2 लार्ज अमाउंट और सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर। तो इसका अमाउंट दे भी रखा है 200 ml पर मिनट। एक मिनट में 200 मिलीलीटर ऑफ CO2 हमारी बॉडी से बाहर आता है और सफिशिएंट अमाउंट में वाटर भी बाहर आता है। अब कहोगे वाटर कैसे? इसे समझो कि ये दोनों ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के बाय प्रोडक्ट है। जब एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो 38 ATP बनता है और दो बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं इन द फॉर्म ऑफ CO2 इन द फॉर्म ऑफ वाटर। जब आप CO2 को एक्सहेल करते हैं ना, तो थोड़ा बहुत वाटर भी उसके साथ आता है। एंड यू कैन चेक इट। जैसे अपने नाक के नीचे, नॉस्ट्रिल्स के नीचे आप हाथ रखो एंड एक्सहेल डीपली, तो आपका हाथ जो है ना वहां पे वेट हो जाएगा। तो उसके साथ क्या इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ा बहुत वाटर भी आ रहा है। दूसरा एक्सक्रीटिव ऑर्गन है लिवर, जो हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड लार्जेस्ट थायराइड होता है और ओवरऑल सबसे बड़ा ग्लैंड लिवर होता है। लिवर सिक्रीट करता है बाइल, और बाइल को हम दो पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। बाइल के अंदर एक सिक्रीटरी सब्सटेंस होता है जिसको हम बाइल सॉल्ट्स कहते हैं, जो फैट्स को इमल्सिफाई करता है। लेकिन बाइल के अंदर एक दूसरा चीज भी होता है, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस। तो बाइल के अंदर जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है वो कहाँ से बनते हैं? तो वो हीम से बनता है। हीमोग्लोबिन का जो हीम पार्ट है, हीम में दो चीज होता है, एक तो आयरन होता है, आयरन यूज हो जाता है बॉडी का, बॉडी के अंदर। और एक दूसरा पार्ट होता है पोरफायरिन। ये जो पोरफायरिन है ये चेंज होगा पहले बिलीरुबिन में, जो कि एक येलो कलर का पिगमेंट है, और फिर बिलीवर्डिन जो कि ग्रीन कलर का पिगमेंट है। ये आपने ये भी पढ़ा होगा कि बिलीरुबिन जो है उसी के कारण जॉन्डिस जब होता है किसी को, तो नहीं बॉडी येलोइश सी हो जाती है, तो ये बिलीरुबिन के कारण होता है। तो बिलीरुबिन हो गया, बिलीवर्डिन हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, डिग्रेडेड स्टेरॉयड हार्मोन्स हो गए, विटामिन्स हो गए एंड ड्रग्स। देखो कितनी लंबी लिस्ट। ये सारे सब्सटेंस बाइल के थ्रू एक्सक्रीट होते हैं। और बाइल के थ्रू जो ये सब्सटेंस एक्सक्रीट होता है वो डाइजेस्टिव वेस्ट के थ्रू, क्योंकि बाइल कहाँ पर मेनली आता है? बाइल आता है, जो डिग्रेडेड बाइल्स हैं वो बाइल किधर आता है? एलिमेंट्री कैनाल में आता है। तो एलिमेंट्री कैनाल में जो डाइजेस्टिव वेस्ट बनता है ना, उसके साथ वो बाहर आ जाता है। तो दिस इज रोल ऑफ लिवर। अब तीसरा पार्ट था स्किन। स्किन जो है, स्किन स्किन का जो एक्सक्रीटरी रोल है कि स्किन के अंदर, ह्यूमन स्किन के अंदर दो तरह के ग्लैंड होते हैं। एक ग्लैंड का नाम है स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज सुडोरीफेरस ग्लैंड। सुडोरीफेरस ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड को सुडोरीफेरस ग्लैंड कहते हैं और सिबेसियस ग्लैंड को ऑयल ग्लैंड भी बोला जाता है। ऑयल ग्लैंड, ये दोनों ही एक्सोक्राइन ग्लैंड है, डक्ट के जरिए इनके प्रोडक्ट बाहर आते हैं। अब सुडोरीफेरस ग्लैंड या स्वेट ग्लैंड, इसके थ्रू स्वेट बाहर आता है। तो स्वेट का मेन फंक्शन एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट को रिमूव करना नहीं है। स्वेट का जो मेन फंक्शन है वो है कूलिंग। कूलिंग के लिए स्वेट बनते हैं। जब कभी आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो आपके हीट ज़्यादा जनरेट होते हैं और वो हीट के कारण बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो स्वेटिंग इज ए कूलिंग डिवाइस। लेकिन जब स्वेट बाहर आता है तो उसके थ्रू कुछ सब्सटेंस जैसे NaCl, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, क्योंकि यूरिया को रिमूव करने के लिए थोड़ी बहुत ये सब चीज़ें चाहिए, पानी चाहिए। लैक्टिक एसिड, आप स्टर्नस एक्टिविटी कर रहे हो तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। यूरिया, लैक्टिक एसिड और सोडियम क्लोराइड, ये तीनों चीज़ें स्वेट के जरिए बाहर आती है।
उसी तरह से एक ग्लैंड है हमारा सीबेसियस ग्लैंड, जिसको ऑयल ग्लैंड भी कहते हैं, और इसके सिक्रीशन को बोला जाता है सीबम। तो सीबम के जरिए क्या क्या आएगा बाहर? सीबम के जरिए कई चीजें बाहर आती हैं। इसमें ज़्यादातर जो सब्सटेंस होती है ना, सीबम के जरिए बाहर आने वाले जो ज़्यादातर सब्सटेंस होती है वो लिपिड्स होती है। जैसे देखो यहाँ पर स्टेरॉल्स है, हाइड्रोकार्बन्स हैं, वैक्सेस हैं, ये सीबम के जरिए बाहर आती है। तो दीज आर द अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन एंड देयर रोल इन एक्सक्रीशन। अब आते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। जैसे यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं लिखी हुई है, यूरेमिया है, हीमोडायलिसिस है, इन सबको थोड़ा समझिए। बच्चों, यूरिया का जो फॉर्मेशन होता है ना, वो कहाँ पर होता है? यूरिया का फॉर्मेशन होता है लिवर के अंदर। लेकिन यूरिया हमारी बॉडी से जो एलिमिनेट होते हैं वो प्राइमरीली यूरिन के जरिए होते हैं, और यूरिन कहाँ पर बनता है? किडनी में बनता है। किडनी यूरिन तब बनाएगा ना जब किडनी फंक्शनल हो। किडनी यदि नॉन फंक्शनल है, वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा किडनी, तो यूरिन नहीं बनेगा, और यूरिन नहीं बनेगा तो यूरिया इकट्ठा होता जाएगा ब्लड में। इसी कंडीशन को कहते हैं यूरेमिया। यूरेमिया का मतलब हाई यूरिया लेवल इन द ब्लड। ब्लड में यूरिया का लेवल ज्यादा हो जाना, इसी को हम कहते हैं यूरेमिया। तो यूरेमिया यदि हमारा जो ब्लड है वो एक सर्टेन अमाउंट में यूरिया को टॉलरेट कर सकता है, लेकिन यदि वो एक्सेसिव अमाउंट में यूरिया का एक्सक्रीशन होने लगे, डिपोजिशन होने लगे ब्लड में, तो हाई यूरिया लेवल के कारण डेथ भी हो सकती है। तो हमें क्या करना होता है? उस यूरिया को किसी तरह से सेपरेट करना होता है। जिस प्रोसेस से हम सेपरेट करते हैं उस प्रोसेस का नाम हीमोडायलिसिस है, और जिस इंस्ट्रूमेंट से इसको सेपरेट करते हैं उसको आर्टिफिशियल किडनी, या फिर इसी को आर्टिफिशियल किडनी को हीमोडायलाइजर कहते हैं। डायलाइजर टर्म जो है ना, वो डायलिसिस पर बेस्ड है। डायलिसिस एक सिंपल प्रोसेस है जिसमें कोई फ्लूइड है आपके पास, और उसमें जो डिजॉल्व सब्सटेंस है, उस डिजॉल्व सब्सटेंस को यदि आप सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट करते हैं तो इस प्रोसेस को डायलिसिस बोला जाता है। इस प्रोसेस को डायलिसिस करते हैं, और वो फ्लूइड यदि ब्लड है, ब्लड के डिजॉल्व सब्सटेंस को यदि आप सेपरेट करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? हीमोडायलिसिस कहेंगे। तो हीमोडायलिसिस हीमोडायलाइजर में किया जाता है या आर्टिफिशियल किडनी में किया जाता है। और ये आर्टिफिशियल किडनी कैसे वर्क करता है, ये इसका एक सिस्टमैटिक, इसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हमने यहाँ पर दिखाया है, सिर्फ समझाने के लिए। ये कंफ्यूज मत होना कि ऐसा डायलाइजर मशीन नहीं होता। मशीन का इमेज आप गूगल पर देख लीजिए, लेकिन हमें यहाँ प्रिंसिपल समझना है कि कैसे काम करता है। अभी हमने किया कि डायलिसिस करने के लिए हमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन चाहिए। वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सेलोफेन का बना होता है, जो कि सेमी परमेबल है। अब जिस पर्सन की हमें डायलिसिस करनी है, हीमोडायलिसिस करनी है, उसके एक कन्वीनियंट आर्टरी को, वो कन्वीनियंट आर्टरी सबसे होता है रेडियल आर्टरी, जो कि हमारे लोअर लिम्स में है ना। यहाँ पर ये बोन कौन सा बोन है? रेडियस है। तो यहाँ पर ये आर्टरी होती है रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी के दो यूज हैं, एक तो इसमें हम पल्स मेजर करते हैं, और दूसरा इसको डायलिसिस के लिए यूज किया जाता है। तो रेडियल आर्टरी के थ्रू उस पर्सन का जो ब्लड है जिसमें यूरिया बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया, उसको हमें सेपरेट करना है, क्योंकि किडनी उसका काम नहीं कर रहा। इसके सराउंडिंग में, इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के सराउंडिंग में एक फ्लूइड हम यूज करते हैं जिसको हम डायलाइजिंग फ्लूइड कहते हैं। दिस फ्लूइड इज आइसोटोनिक टू ब्लड प्लाज्मा एक्सेप्ट यूरिया। मतलब इस डायलाइजिंग फ्लूइड में ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बराबर है, अमाइनो एसिड का लेवल बराबर है, आयंस का लेवल बराबर है, सिर्फ इसमें यूरिया नहीं होता, और यहाँ पर हाई यूरिया लेवल है। तो ये ब्लड जब यहाँ पर आएगा तो यूरिया क्या होगा? सेपरेट हो जाएगा, बाकी चीजें सेपरेट नहीं होगी। हमें यूरिया ही तो सेपरेट करना है। यूरिया को जब हमने सेपरेट कर दिया तो वापस बॉडी के अंदर भेज देंगे, वापस बॉडी के अंदर चला जाएगा। किस वेन के थ्रू जाएगा? रेडियल वेन के जरिए जाएगा। तो रेडियल आर्टरी से ब्लड को लाया जाता है हीमोडायलाइजर में, रेडियल वेन से वापस भेज दिया जाता है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर दो प्रिकॉशंस लिए जाते हैं।
एक प्रिकॉशंस तो ये लिया जाता है कि ब्लड जब बॉडी से हीमोडायलाइजर में आएगा तो हीमोडायलाइजर में ब्लड को कोई माइक्रोबियल इन्फेक्शन भी तो हो सकता है, तो ब्लड को पास कराते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस से पास कराने का पर्पस ये है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर माइक्रोबियल इन्फेक्शन नहीं होगा, माइक्रोब इसको इन्फेक्ट नहीं कर पाएंगे, और माइक्रोब इन्फेक्ट नहीं कर पाएंगे तो वापस ब्लड को हम भेज देंगे, तो वो ब्लड इन्फेक्टेड रहेगा। दूसरा प्रिकॉशन लेते हैं कि हमारे ब्लड की प्रॉपर्टी है कि जैसे वो ब्लड वेसल से बाहर आएगा क्लॉट होना शुरू हो जाएगा, तो क्लॉट हो जाएगा तो फिर हम वापस भेजेंगे कैसे? तो यहाँ पर हम एक एंटी कोगुलेंट यूज कर देते हैं, और वो एंटी कोगुलेंट क्या होता है? हेपेरिन। हेपेरिन हेपेरिन एंटी कोगुलेंट है, वो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता, और वापस भेजते वक्त उसको वापस हम एंटी हेपेरिन मिला देते हैं और वापस भेजते वक्त बॉडी टेम्परेचर पर ले आते हैं। जैसे यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस से पास कराया था, वापस जब बॉडी में भेजेंगे तो वापस 37 डिग्री सेल्सियस पर हम ले आएंगे ब्लड को, जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है। यहाँ पर हमने हेपेरिन मिलाया था, वो भेजते वक्त क्या मिला देंगे? एंटी हेपेरिन मिला देंगे। तो इस तरह से यूरिया सेपरेट हो गया, और यूरिया सेपरेट होने के बाद अब ये जो है इसी प्रोसेस को डायलिसिस बोला जाता है। एक नॉर्मल तौर पर हफ्ते में 2 बार डायलिसिस करना होता है, ताकि यूरिया का लेवल ब्लड में ना बढ़ने पाए और यूरेमिया डेवलप ना हो। तो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ हीमोडायलिसिस। लेकिन हीमोडायलिसिस कोई परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं है, हमें अल्टीमेटली किडनी ही बदलनी पड़ेगी। तो लेकिन किडनी बदलने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। सबसे तो मैचिंग है कि डोनर की किडनी मैच करेगी या नहीं करेगी। जैसे आइडेंटिकल ट्विंस आसानी से मैच कर जाएगी, सिबलिंग्स हैं उसके भी मैचिंग के चांसेस हैं, पेरेंट्स हैं उनके भी मैचिंग के चांसेस हैं। लेकिन जैसे जैसे वो दूर होता जाएगा पर्सन, किडनी की मैचिंग के फेलियर के चांसेस बढ़ते जाएंगे। हालांकि हम किडनी को जब ट्रांसफर करते हैं, किसी पर्सन की किडनी को ट्रांसफर करते हैं, तो हम इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट यूज करते हैं, वो इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देते हैं। क्योंकि जब हम फॉरेन सब्सटेंस को, फॉरेन ऑर्गन को जब किसी थर्ड पर्सन में ट्रांसफर करेंगे, तो उसके बॉडी का इम्यून सिस्टम उसे रिजेक्ट करना चाहे, और उसको रिजेक्ट ना कर पाए उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका नाम है साइक्लोस्पोरिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट होता है। ये फंगल एक्सट्रैक्ट है, इसके बारे में हम किसी और चैप्टर में पढ़ेंगे, है हमारे कोर्स में। ये साइक्लोस्पोरिन यूज करने का एक एडवांटेज तो ये है कि इससे किडनी का रिजेक्शन रुक जाता है, लेकिन बॉडी दूसरे डिजीजेस के लिए प्रोन हो जाती है। ठीक है। एक और डिसऑर्डर है किडनी का, रीनल कैलकुलाई। कैलकुलाई का मतलब है स्टोन्स, किडनी के स्टोन्स। किडनी के जो स्टोन्स होते हैं वो मेनली ऑक्जेलेट स्टोन्स होते हैं, मेनली। थोड़े बहुत पिगमेंट वाले स्टोन भी होते हैं, है ना। ये गॉल ब्लैडर के स्टोन से अलग होता है। कोलेस्ट्रॉल स्टोन होता है वहां पर मेनली, वहां पर कोलेस्ट्रॉल स्टोन होता है। यहाँ पर मेनली ऑक्जेलेट स्टोन होता है। वहां पर एक दूसरा स्टोन जो होता है वो बिलीरुबिन का स्टोन होता है, पिगमेंट वाला स्टोन। यहाँ पर दूसरा स्टोन जो होता है वो यूरिक एसिड का स्टोन होता है। तो ये मेजर हो गया, ये माइनर हो गया, ये 2 तरह के स्टोन्स बनते हैं। स्टोन्स को हटाने का तरीका है आजकल कि सर्जरी होती है इसकी, है ना। लेजर के जरिए स्टोन को ब्रेक कर दिए जाते हैं और फिर वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। तो रीनल कैलकुलाई होता है। यहाँ पर यही सवाल आता है कि भाई किडनी के स्टोन्स किस चीज़ के बने होते हैं? तो ऑक्जेलेट और यूरिक एसिड के, मेनली ये ऑक्जेलेट। और ये आखिरी डिसऑर्डर है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलस ऑफ किडनी। इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलस ऑफ किडनी। किडनी में ग्लोमेरुलस तो आपको पता ही है कि एफरेंट और इफरेंट के बीच में जो कैपिलरीज होती है उसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो ग्लोमेरुलस में इन्फ्लेमेशन होने का कारण बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की वजह से ग्लोमेरुलस में जब कभी इन्फेक्शन होगा तो यूरिन का जो नेचर है वो बदल जाता है। यूरिन में ऐसी चीज़ें आने लगती है जो नॉर्मली नहीं होती। एक क्या होगा? यूरिन में आरबीसी आने लगे। इस कंडीशन को हिमेटूरिया कहते हैं। हिमेटूरिया इज
आरबीसी इन द यूरिन। नॉर्मल कंडीशन में तो नहीं आता। एक होता है पायूरिया, जिसमें डब्ल्यूबीसी आने लगता है। एक होता है एल्बुमिनोरिया। एल्बुमिन क्या होते हैं? एल्बुमिन प्रोटीन होता है। और नॉर्मल कंडीशन में हमने क्या पढ़ा है अल्ट्राफिल्ट्रेशन में? ना तो आरबीसी, ना डब्ल्यूबीसी, ना एल्बुमिन, ना प्रोटीन, कुछ भी नहीं आता। लेकिन ये तीनों चीजें यदि ब्लड में आने लगे, यूरिन में आने लगे, तो उसका मतलब है कि ग्लोमेरुलस में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। इसी कंडीशन को ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं। उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है और यूरिन का जो फिजिकल नेचर है, केमिकल नेचर है, वो बदल जाता है। ऐसे यूरिन में ये सारी चीजें आने लगती है। तो बच्चों, हमने ये फिनिश कर लिया। वी हैव फिनिश्ड एक्सक्रीशन। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा, नेक्स्ट चैप्टर, वो हम मूवमेंट लोकोमोशन स्टार्ट करेंगे। इसी तरह से देखो, हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस यहाँ पर आपको एनसीईआरटी से अवगत कराना। एनसीईआरटी के जो लाइनें हैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन करना। ठीक है, हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे, और नीट एग्जाम के लिए आपको बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है बायोलॉजी में। आपको एनसीईआरटी के आसपास रहना, थोड़ी बहुत चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़नी है। थैंक यू।